नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ रांची के ST/SC थाने में आवेदन, जनजातीय सुरक्षा मंच ने की ये मांग। जनजातीय सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख अंजलि लकड़ा के नेतृत्व में ST/SC थाने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपशब्द कहे जाने को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता सर राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। इस मामले में सिटी SP राजकुमार मेहता ने कहा कि मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय सुरक्षा मंच ने अपने आवेदन में कहा है कि 31 जनवरी 2025 को संसद के बजट के सत्र के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोरिंग कहा गया था। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी, असहाय, लाचार, गरीब एवं थकी हुई महिला कहकर संबोधित किया था। जनजातीय सुरक्षा मंच का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत अनुसूचित जनजाति आदिवासी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। यह अपमान पूरे देश के साथ साथ अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज का अपमान है। इसे अब जनजाति समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के हेहल CO को क्यों लगाया 5,000 रुपए जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने हेहल के सिमलिया मौजा के एक भूखंड की लगान रसीद काटने के आदेश का पालन नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। बार बार समय देने के बाद भी लगान रसीद काटने के आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और हेहल अंचल अधिकारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद भी प्रार्थी की लगान रसीद नहीं काटी गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर ने कहा कि जुर्माने की राशि अंचल अधिकारी के वेतन से काटी जाए तथा उसे एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर फंड झारखंड हाईकोर्ट में जमा किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के नाम पर तैयार किया जा रहा है फर्जी नियुक्ति पत्र, AICTE ने जारी की चेतावनी। तकनीकी संस्थानों में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी देने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। नियुक्ति पत्र AICTE और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहचान के आधार पर तैयार की जा रही है। AICTE ने ऐसे नियुक्ति पत्र को फर्जी बताते हुए संस्थानों व लोगों को चेतावनी दी है। AICTE के उप निदेशक डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों के AICTE और शिक्षा मंत्रालय की पहचान का प्रयोग कर फर्जी नौकरी नियुक्ति पत्र सामने आए हैं। यह पत्र AICTE और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के नाम पर तैयार किए गए हैं। डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि AICTE किसी भी पत्र व्यवहार के लिए केवल अपने डोमेन का प्रयोग करता है। जालसाज नियुक्ति पत्र वैध दिखाने के लिए फर्जी ईमेल एड्रेस और जाली दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले AICTE और शिक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठा को दूलित करते हैं। AICTE ने सभी विवि और संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच जागरूकता बढ़ाएं। सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को इस धोखाधड़ी की गतिविधि के बारे में जानकारी दे। साथ ही उन्हें इस तरह की नौकरी प्रावधानों से निपटने के लिए सतर्क रहने की अपील की। व्यक्तियों को आधारित चैनल से संपर्क कर AICTE या शिक्षा मंत्रालय से कथित रूप से किसी भी नौकरी से संबंधित संचार की प्रामाणिकता को सत्यापन करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है। AICTE ने यह भी कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति संस्था के किसी भी मामले की जानकारी तुरंत AICTE या साइबर क्राइम सेल को दें। पूर्वी सिंहभूम के 10 मुखिया समेत इन लोगों पर होगी कार्रवाई, की जाएगी 29.28 करोड़ रुपए की वसूली। जाने पूरा मामला। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में 29.28 लाख रुपए एडवांस फंड लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले 10 मुखिया, सहिया व 3 NGO के खिलाफ जल्द सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। उनसे 29.28 करोड़ की वसूली की जाएगी। इस संबंध में पटमदा प्रखंड के 10 गाँव के मुखिया व सहिया को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर प्रमंडल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है। गैर प्रशासनिक सेवा के ये 6 अधिकारियों का प्रमोशन, बने IAS। एक IPS अफसर की पत्नी का नाम भी लिस्ट में। भारत सरकार ने गैर झारखंड प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनाया है। इसकी अधिसूचना केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी कर दी है। इन 6 अधिकारियों में एक नाम IPS अफसर की पत्नी का भी है। कुछ दिन पहले गैर प्रशासनिक सेवा के IAS के चयन के लिए 6 रिक्तियों के विरुद्ध UPSC ने इंटरव्यू लिया था।
6 अफसरों के लिए 21 अफसरों के साक्षात्कार हुए थे। इसके बाद अंतिम रूप से 6 अफसरों का चयन कर लिया गया। अधिसूचना झारखंड सरकार को भेज दी गई है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध इन्हें IAS अफसर बनाया गया है। 6 नामों में से 3 महिलाएं हैं। इसमें कंचन सिंह, धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी व राजेश प्रसाद के नाम शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों में कंचन सिंह, प्रीति रानी व सीता पुष्पा समाज कल्याण विभाग से थी। वहीं धनंजय कुमार सिंह, राजेश प्रसाद श्रम विभाग में अधिकारी थे। वहीं विजय कुमार सिन्हा ऊर्जा विभाग के इंजीनियर रहे हैं। कंचन सिंह रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा की पत्नी है। मुठभेड़ से बचने के बाद यहां है इनामी नक्सली अरविंद यादव। गिरिडीह पुलिस चला रही है सर्च अभियान। गिरिडीह और बोकारो के बॉर्डर पर पैक नारायणपुर थाना क्षेत्र के ऊपर घाट के जरवा जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ से बचने के बाद इनामी नक्सली अरविंद यादव उर्फ अविनाश उर्फ नेताजी के इन दिनों झारखंड बिहार की सीमा पर पहुंचने की खबर है। अरविंद के सीमा पर पहुंचने की खबर से गिरिडीह और जमुई जिले की पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल सीमांत इलाके में सर्च अभियान चला रहे हैं। मालूम रहे कि 22 जनवरी को बोकारो के ऊपर घाट में पुलिस और नक्सलियों के दस्ते के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इसमें 2 नक्सली मारे गए थे। काफी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था। पैक नारायणपुर थाना क्षेत्र के जरवा जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अरविंद सहित 3 नक्सली बाल बाल बच गए थे। वर्तमान समय में नक्सली अरविंद यादव के भेलवा घाटी के गगनपुर और हंसी कोल क्षेत्र में भ्रमणशील रहने की खबर है। इस पर झारखंड और बिहार में इनाम घोषित होने की बात बताई जा रही है। वह फिलहाल संगठन में बिहार झारखंड का प्रवक्ता व नक्सली शेख कमेटी का सदस्य है। उनकी गिनती संगठन के बड़े नेताओं में होती है। बताया जाता है कि अरविंद बिना दस्ते व हथियार के अकेले ही बिना बॉर्डर एरिया में घूम रहा है। इसकी भनक गिरिडीह पुलिस को भी लग गई है। पुलिस अपने स्तर से इसकी छानबीन कर रही है। जमुई नवादा गिरिडीह बॉर्डर पर सर्च अभियान तेज कर दिया है। सोनो थाना क्षेत्र के भेरवा मोहनपुर का रहने वाला अरविंद यादव पिछले 2 दशक से नक्सली संगठन में सक्रिय है। उसे पकड़ने के लिए बिहार STF से लेकर झारखंड की पुलिस लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। उसके घर पर पुलिस ने कई बार छापेमारी, कुर्की जब्ती की। ईडी तक की कार्रवाई हो चुकी है। पूर्व में भी उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। पढ़ाई पर कम, दूध दही और मुर्गा मछली पर ज्यादा खर्च। झारखंड का ग्रामीण परिवार हर माह कितने रुपए में करता है जीवन यापन? झारखंड और बिहार का ग्रामीण परिवार पढ़ाई से ज्यादा दूध दही और मुर्गा मछली पर खर्च करता है। झारखंड इस मामले में बिहार से एक कदम आगे है। झारखंड का ग्रामीण परिवार पान, बीड़ी, सिगरेट और शराब पर भी पढ़ाई से ज्यादा खर्च करते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा ग्रामीण परिवार द्वारा प्रतिमाह विभिन्न वस्तुओं पर किए जाने वाले औसत खर्च से संबंधित आंकड़ों से इस बात की जानकारी मिल रही है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का ग्रामीण परिवार अपने जीवन यापन पर औसतन प्रतिमाह 2763 रुपए खर्च करता है। इसमें से वह खाद्य सामग्री जैसे दाल, तेल, चीनी, नमक, सब्जी, मुर्गा, मछली, दूध, दही व अन्य पर 1336.74 रुपए खर्च करता है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के अलावा दूसरी चीजों जैसे पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब, दवा, कपड़ा, पढ़ाई व अन्य पर 1426.53 रुपए खर्च करता है। आंकड़ों के अनुसार झारखंड का ग्रामीण परिवार दूध, दही, पनीर पर प्रतिमाह 147.29 रुपए और मुर्गा मछली पर 185.56 रुपए खर्च करता है। वहीं तंबाकू उत्पाद व शराब पर 100.33 रुपए खर्च करता है। हालांकि शिक्षा पर प्रतिमाह औसतन 83.72 रुपए खर्च करता है। बिहार का ग्रामीण परिवार प्रतिमाह औसतन कुल 3384.11 रुपए खर्च करता है। बिहार का ग्रामीण परिवार अपने औसतन मासिक खर्च में से 1812.18 रुपए खाने पीने की चीजों पर और 1571.93 रुपए दूसरी चीजों पर खर्च करता है। बिहार का ग्रामीण परिवार दूध व दूसरे उत्पाद पर प्रतिमाह 309.91 रुपए और मुर्गा मछली पर 202.59 रुपए खर्च करता है। बिहार में लागू शराबबंदी की वजह से वहां का ग्रामीण परिवार तंबाकू उत्पाद पर प्रतिमाह औसतन 95.87 रुपए खर्च करता है। हालांकि पान बीड़ी के मुकाबले पढ़ाई पर 100.97 रुपए खर्च करता है। यानी बिहार का ग्रामीण परिवार झारखंड के मुकाबले शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है। केंद्रीय अनुदान में गिरावट पर हेमंत सोरेन सरकार गंभीर। निर्मला सीतारमण से मिलेंगे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार को अब तक 4808.89 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान मिला है। राज्य सरकार ने केंद्र के विभिन्न योजनाओं और अन्य मद में 16,961 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन राज्य सरकार को केंद्र से आधी राशि भी नहीं मिल पा रही है।
केंद्रीय अनुदान में गिरावट को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार केंद्र के अनुदान की बकाया राशि की मांग करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस मामले को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य का वाजिब हिस्सा देना चाहिए। केंद्रीय अनुदान में कटौती से कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में परेशानी होती है। झारखंड अपनी खनिज संपदा के माध्यम से देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा रही है। वहीं केंद्र सरकार को भी राज्य का ख्याल रखना चाहिए। राज्यों के साथ केंद्र सरकार का यह भेदभाव संदिग्ध ढांचे के स्थापित मूल्यों के खिलाफ है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के साथ ऐसा भेदभाव यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही हर घर नल योजना में भी पैसे की कमी है। इस योजना में भी झारखंड काफी पीछे है। राज्य सरकार को 6000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने से योजना को धरातल पर उतारने में परेशानी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से मिलकर राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री से पलामू किला को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि पलामू किला हमारी सांस्कृतिक विरासत है, झारखंड की पौराणिक धरोहर है और इसे संरक्षित रखने की जरूरत है। इस काम में केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इसके लिए राज्य को संसाधन मुहैया कराए। हर्ष फायरिंग में आर्म्स एक्ट व गोली चलाकर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। गोविंदपुर ऊपर बाजार स्थित अग्रसेन धर्मशाला में रविवार की देर रात बारात लगने के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में गोविंदपुर थाना के कृष्ण विश्वकर्मा व विकास सिंह के खिलाफ आर्म एक्ट व गोली चलाकर हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली ने बताया कि गोली से घायल श्याम सुंदर विश्वकर्मा द्वारा SNMMCH धनबाद में दिए गए फर्द बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें लड़की के पिता कृष्णा विश्वकर्मा व गोली चलाने वाले धनबाद निवासी विकास सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। श्याम सुंदर को बेहतर इलाज के लिए पाटलिपुत्र नर्सिंग होम जोड़ा फाटक रोड धनबाद में भर्ती कराया गया है। सड़क पार कर रहे युवक को बचाने में बाइक ट्रैक्टर से टकराई, चालक की हुई मौत। तोपचाची थाना क्षेत्र के GT रोड स्थित तोपचाची थाना के समीप पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बचाने में अज्ञात ट्रैक्टर से टकराकर सड़क पर गिरने से एक युवक की मौत सोमवार को हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हरिहरपुर थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी मोहम्मद समीम अंसारी मोटरसाइकिल से तोपचाची की ओर जा रहा था। उस मोटरसाइकिल में उसकी पत्नी व बेटा भी सवार था। थाना के सामने GT 6 लेन पार कर रहे एक व्यक्ति को बचाने के समय मोटरसाइकिल असंतुलित होकर सड़क पर खड़ी अज्ञात ट्रैक्टर से टकराकर गिर गई, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोट आई। घटना की खबर पाते ही तोपचाची पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घायल को स्थानीय लोगों के सहयोग से प्राथमिक इलाज के लिए CHC साहबोरिया भेज दिया गया। वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए SNMMCH भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर तोपचाची पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम कराकर मंगलवार को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जमीन के नाम पर व्यवसायी से 47 लाख की ठगी, प्राथमिकी दर्ज। धनसार थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक में रहने वाले व्यवसायी अरुण अग्रवाल से जमीन के नाम पर 47 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में धनसार थाना में मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने भुईफोड़ निवासी ललित कुमार उर्फ ललित झा, शंभुनाथ झा, इनके कर्मचारी राजीव कुमार मिश्रा व झरिया कोयरीबांध निवासी राजकुमार केसरी उर्फ राजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अरुण ने बताया कि 138 डिसमिल जमीन देने के नाम पर इन लोगों ने एक बार 45 लाख और एक बार 1.5 लाख रुपए लिए। एक साल बीतने के बाद भी इन लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की है। लोगों ने मुझे फरवरी 22 से बकाया 50,000 रुपए लेकर 25 अगस्त 2023 तक रजिस्ट्री करने को कहा। बाद में टाल मटोल करने लगे। 20 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने उपयुक्त कागजात वाली जमीन पर जाकर अपनी साफ सफाई एवं नापी कराना चालू किया ताकि हम उसकी 4 दीवारी बना सके। तभी 45 से 50 लोगों ने आकर बलपूर्वक हमें काम करने से रोक दिया। मैंने उनको ललित के साथ हुई एग्रीमेंट के कागजातों को दिखाया तो उन्होंने कहा यह जमीन हमारी है, इस जमीन का पैसा दे दिया है। उन लोगों ने कहा कि वह तमाम भूखंड उनकी रहती जमीन है। उन लोगों ने उनके किसी भी प्रकार की रकम का भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद उक्त आरोपी फोन नहीं उठाने लगा।
झारखंड पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुके हैं अमन साहू समेत ये गैंग, वसूल रहे हैं रंगदारी। इनका है लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन। झारखंड के कोयला क्षेत्र में वर्चस्व और विकास कार्य में लगे ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने को लेकर कई गिरोह सक्रिय है। इनमें मुख्य रूप से अमन साहू गैंग, सुजीत सिन्हा गैंग, पांडे गैंग, अमन श्रीवास्तव गैंग और प्रिंस खान के गिरोह शामिल हैं। संबंधित जिलों की पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी लगातार कुख्यात अपराधियों को पकड़ रही है। इसके बावजूद अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। नतीजन आए दिन कोयला कारोबारियों, जमीन कारोबारियों और रियल एस्टेट कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों, व्यवसायियों और विकास कार्यों में लगे ठेकेदारों से रंगदारी मांगी जा रही है। हाल ही के दिनों में सड़क निर्माण में लगी एजेंसियों पर लगातार हो रहे हमले के बाद एनएचआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। अमन साहू का गिरोह झारखंड के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, धनबाद, देवघर समेत छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल में भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुका है। सरगना अमन व उसका भाई आकाश साहू फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। अमन गैंग का कनेक्शन कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जाता है। इसी तरह पांडे गिरोह का सरगना विकास तिवारी जेल में है। यह गैंग रामगढ़, रांची, हजारीबाग, लातेहार व पलामू में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अमन श्रीवास्तव गैंग का भी रांची के अलावा हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, लातेहार, पलामू का क्षेत्र है। अमन अभी भी जेल में है, जबकि सुजीत सिन्हा गिरोह के लंबे समय से पलामू, लातेहार, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग व धनबाद क्षेत्र में सक्रिय रहा है। सुजीत भी लंबे समय से जेल में है। वहीं धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद प्रिंस खान गिरोह का दबदबा है। खुद प्रिंस खान दुबई में छिपा हुआ है, लेकिन उसका गैंग समय समय पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहता है। इसके अलावा जमशेदपुर का चर्चित अखिलेश सिंह गिरोह भी चर्चा में रहा है। वहीं डब्लू सिंह गिरोह, विकास दुबे गिरोह व हरि तिवारी गिरोह भी है, लेकिन लंबे समय से यह गिरोह पहले की तरह सक्रिय नहीं है। अमन साहू गैंग से अलग होकर राहुल दुबे लातेहार में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है और मांझी थाना क्षेत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया था। उसके अलग गैंग बनाकर रामगढ़ के कुजू में भी अपना ठिकाना बनाया है। वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गैंगस्टर अमन सिंह की 3 दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में हत्या के बाद उसके पुराने गुर्गे आशीष रंजन उर्फ छोटी के गिरोह भी कमान संभाल ली है। जमशेदपुर में अपराध जगत का बड़ा नाम कहे जाने वाले अखिलेश सिंह का गुर्गा रहा सुधीर दुबे भी अब अपना अलग गैंग बना लिया है। वह भी जेल में है। 8 जनवरी 2025 को हजारीबाग के उरीमारी में झामुमो विस्थापित नेता संतोष सिंह की हत्या में शामिल आलोक उर्फ राहुल तुरी को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था। झारखंड में ठंड की विदाई के साथ इस तारीख से होने लगेगा गर्मी का एहसास। आज कैसा रहेगा मौसम? झारखंड में 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके अलावा 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। फिलहाल सुबह में कोहरा और धुंध एवं दिन में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इससे मौसम में बदलाव संभव है। हालांकि धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी संभव है। मंगलवार की सुबह कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। बुधवार को भी इसी तरह का मौसम रहेगा। झारखंड में 15 फरवरी से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। सोमवार को सबसे कम तापमान गुमला में 9.8 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे अधिक सरायकेला में 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में सोमवार के तापमान में रविवार की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जबकि पिछले 24 घंटे में 1.3 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं न्यूनतम तापमान में 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, लेकिन 24 घंटे में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। कतरास झिंझी पहाड़ी बूढ़ा बाबा शिव मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, राज्य को सौंपी गई रिपोर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से कतरास के झिंझी पहाड़ी पंचायत स्थित बूढ़ा बाबा शिव मंदिर को 9वीं शताब्दी का धरोहर बताते हुए इसे संरक्षित करने को कहा गया है। इसे लेकर जिला पर्यटन विभाग के नोडल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने मंदिर का निरीक्षण कर रिपोर्ट राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद को सौंप दिया है। रिपोर्ट में नोडल पदाधिकारी ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर को 1000 साल पुराना 9वीं शताब्दी का बताया है, इसलिए राज्य सरकार ने इसे संरक्षित
करने का फैसला किया है। रख रखाव के अभाव में दिन प्रतिदिन इस मंदिर की स्थिति खराब हो रही है। पहले यहाँ कई लोग पूजा पाठ करने आते थे। हालत खराब होने की वजह से अब लोगों का आना जाना कम हो गया है। बिजली की सुविधा नहीं होने की वजह से अंधेरा होने के बाद यहाँ आने से बचते हैं। मंदिर के पत्थर भी खराब हो रहे हैं, उसमें भी सीलन हो चुकी है और काई जम चुकी है। बरसात के मौसम में मंदिर से पानी चूने लगता है। जिला पर्यटन विभाग के नोडल पदाधिकारी उमेश लोहरा व जिला पर्यटन विशेषज्ञ संतोष कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने इस सप्ताह मंदिर का निरीक्षण किया था। मंदिर के हाल का आंकलन करते हुए टीम ने राज्य स्तरीय टीम को रिपोर्ट सौंप दी है। मंदिर को संरक्षित करने के लिए जिला पर्यटन संवर्धन परिषद ने मंजूरी दे दी है। मंदिर को राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद से मंजूरी के लिए जिला पर्यटन विभाग प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ से पास होने के बाद मंदिर पर्यटन तथा स्थान घोषित करते उसे संरक्षित किया जाएगा। 9वीं शताब्दी के इस मंदिर के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग को उड़ीसा के कलिंगा के एक मंदिर से मिलता जुलता बताया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई 28 फीट, मुख्य द्वार 3.3 फीट का है। वर्तमान में श्री श्री बूढ़ा बाबा मंदिर शिव सेना ट्रस्ट द्वारा मंदिर की देख रेख की जाती है। जो भी खर्च आता है उसमें कमेटी के लोग आपस में बांट लेते हैं। मंदिर में आने वाले दान से भी मंदिर की देख रेख का खर्च निकलता है। वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष LP महतो, उपाध्यक्ष शंकर महतो, महासचिव गणेश कुमार महतो, सचिव विशाल कुमार महतो, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार महतो हैं। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अभी यहाँ का हाल कुछ अच्छा नहीं है। लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर यहाँ विभाग द्वारा पर्यटन स्थल बना दिया जाता है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाने को मजबूर नहीं होंगे। बजट में झारखंड को मिले 7,302 करोड़, बिछ रही 3,251 किलोमीटर नई रेल लाइन, बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि झारखंड की रेल परियोजनाओं के लिए फंड की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रेल परियोजनाओं को सबसे अधिक विकास हुआ है। रांची रेल मंडल में रेल विकास कार्यों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। ये बातें उन्होंने सोमवार को हटिया स्थित DRM कार्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए 7,302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह वार्षिक औसत वर्ष 2009 से 14 के 797 करोड़ से 16 गुना अधिक है। वहीं झारखंड में 56,694 करोड़ रुपए से 34 योजनाएं पहले से ही चल रही है। इसके तहत 3251 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। रेल मंत्री ने कहा कि झारखंड में 100% ट्रेनों का परिचालन विद्युतीकरण प्रणाली से हो रहा है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक कुल 1311 किलोमीटर नई रेल ट्रैक का निर्माण किया गया है, जो UAE जैसे देश के लिए रेल नेटवर्क से अधिक है। वर्ष 2014 से अब तक 943 किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया है। 57 स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 2134 करोड़ आवंटित किए गए हैं। गोल्डन आवर का 20-25 मिनट खत्म कर रही रिम्स परिसर की बैरिकेटिंग, बढ़ रही मरीजों की परेशानी। बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर दूर दराज से आ रहे गंभीर मरीजों के गोल्डन आवर का 20 से 25 मिनट रिम्स परिसर की बैरिकेटिंग खत्म कर रही है। यह समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि मेडिकल चौक से सटे एक रास्ते पर बैरिकेटिंग मटेरियल गिरा हुआ है। वहीं दूसरे ओर रास्ते पर वाहनों के आने जाने में जाम की स्थिति बन रही है। इसके अलावा बरियातू थाना क्षेत्र की ओर से मरीज को ला रही निजी वाहन और एम्बुलेंस SBI के पास रुक जा रही है, क्योंकि यहां पर गेट लगा दिया गया है। सोमवार को इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह गनीमत रही कि मरीजों को यहां पर ज्यादा समय गुजारने के बाद भी कोई हादसा नहीं हुआ। सरायकेला में फिर हुआ रेल हादसा, मालगाड़ी हुई बेपटरी, आवागमन बाधित। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखरसावा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को सुबह 10:30 बजे एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गई। चाईबासा राजखरसावा रेलखंड में लाइन नंबर 5 पर मालगाड़ी बेपटरी हुई है। हालांकि मालगाड़ी बेपटरी होने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उस रेल लाइन पर आवागमन बाधित हो गया है। इसकी सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक को
को दुरुस्त कराने में जुटे हुए हैं। मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। सरायकेला के राजखरसावा रेलवे स्टेशन से करीब 600 मीटर आगे चाईबासा राजखरसावा रेलखंड के डाउनलाइन के ट्रैक नंबर 5 के पास ये घटना हुई है। मालगाड़ी के बेपटरी होते ही इसकी जानकारी सायरन के माध्यम से स्थानीय रेल अधिकारियों को दे दी गई। मालगाड़ी बेपटरी होने की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी से लेकर आरपीएफ और अन्य कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और डिरेल हुए मालगाड़ी के डिब्बे को हटाकर ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बेपटरी हुई मालगाड़ी को पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को।